प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारा पाठ 16। पाठ 16 में हम पढ़ रहे थे अंग की मात्रा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग। अंग की मात्रा हम एक बिंदी द्वारा लिखते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर बिंदी लगाकर अंग की मात्रा बनाते हैं। अंग की मात्रा, अंग की मात्रा। और इस अंग की मात्रा में हम पढ़े थे जाखू मंदिर। तो यहाँ पे हमने हमारे पाठ का नाम है जाखू मंदिर। तो जाखू मंदिर अंग की मात्रा से हमने पढ़ा जाखू मंदिर, जिसमें हमें अंग की मात्रा को प्रयोग करके कहानी दी गई है। तो बच्चों, पाठ भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम कर रहे थे अभ्यास। अभ्यास में बच्चों हम कर रहे थे हमारा प्रश्न बोल बोल कर पढ़ो और समझो। कल हमने किया था बोल बोल कर पढ़ो और समझो। बोल कर पढ़ो और समझो में हमारा पहला प्रश्न था बोल कर पढ़ो और समझो। तो बच्चों, यहाँ पे हम कर रहे थे पहला शब्द हमारा था घटा, घटा। फिर था हमारे पास गदा, गदा। फिर था वश, वश। फिर था रग, रग। फिर था जग, जग। फिर था कस, कस। बच्चों, इन शब्दों को, जो शब्द हमें यहाँ दिए गए, इनमें हमें अंग की मात्रा लगा करके हमें अंग की मात्रा लगाना और उसे पढ़ना सीखना है। तो हम यहाँ पे घटा, घटा में हम अंग की मात्रा किसका लगाएंगे? घ पे। तो ये हो जाएगा घंटा, घंटा। जब हम घ पे अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा घंटा। उसके बाद हमारे पास है गदा, गदा पे हम ग पे बिंदी लगाएंगे, गंडा। ये हो जाएगा गंडा। गदा पे हम ग पे अंग की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा गंडा। उसके बाद व पे हम बिंदी लगाएंगे, श, वंश। यहाँ हो जाएगा वश, हो जाएगा वंश। उसके बाद र पे हम बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा रंग, ये हो जाएगा रंग। तो इस तरह से हम अंग की मात्रा, जो कि बिंदियों द्वारा लगाया जाता है, लगा करके हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम आगे लगाएंगे ज पे अंग की मात्रा जंग, क पे अंग की मात्रा कंस। ये हो गया हमारा अंग की मात्रा। घंटा, गंदा, वंश, रंग, जंग, कंस। तो बच्चों, इस तरह से हम अंग की मात्रा लगा करके हमने शब्द बनाया। और शब्द बनाया या शब्द पूरा किया, क्योंकि शब्द तो हमें दिए गए थे, उसमें हमने अंग की मात्रा लगाई और उसे पूरा किया। तो यह था हमारा पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास में हम करेंगे, दूसरे अभ्यास में हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास तुक वाले शब्द लिखने हैं। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके साथ कुछ चित्र भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम तुक वाले शब्द बनाएंगे, जैसे कि तुक वाले शब्द, तुक वाले शब्द। अब यहाँ पे हमारे पास है लंगूर, लंगूर। जैसे कि हमने कहा तुक वाले शब्द में आगे जो इसके हम शब्द लिखेंगे, उसके भी पीछे के दो शब्द में यही दोनों अक्षर रहेंगे। तो वो हो जाएगा तुक। जब हम उसे पढ़ेंगे तो दोनों में एक ही तुक आएगा, इसे हम कहते हैं तुक वाले शब्द। तो पहले हमारे पास है लंगूर, फिर उसके बाद हमारे पास है पंजा, पंज पे आगे मात्रा चा, पंजा। कभी कभी बच्चों एक ही शब्द अक्षर नहीं भी होते हैं तो हमें स्वर एक सा आता है। कुछ मिलते जुलते शब्द भी होते हैं तो भी हमें स्वर एक ही सा आता है, तो उससे भी हम तुक वाले शब्द कहेंगे। तो चलिए हम आगे यहाँ पे पढ़ते हैं किस तरह से एक जैसे शब्द होते हैं अलग अलग
लेकिन हमारे ध्वनि जो आती है वो एक ही आती है। तो पंजा, पंजा के बाद है डंडा, डंडा। उसके बाद 4 में हमारे पास है अंदर, अंदर। उसके बाद 5 में हमारे पास है लंबा, लंबा। तो बच्चों यहाँ में हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसा कि आप पुस्तक में देख सकते हैं हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र में पहला चित्र है, यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जिनमें से पहला चित्र है अंगूर का, दूसरा चित्र है बंदर का, तीसरा चित्र है अंडा का, चौथा चित्र है गंजा का और 5वां चित्र है खम्बा का। तो अब जिस शब्द का जिसके साथ तुक मिलेगा हम उस शब्द को उसके आगे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला शब्द है लंगूर, लंग ल पे बिंदी या अंग की मात्रा, गूर लंगूर। अब इसके साथ हमारा किसका तुक बैठेगा, किस शब्द का तुक बैठेगा, यहाँ पे अंगूर। जब हम अंगूर लिखेंगे तो लंगूर के साथ अंगूर शब्द का तुक बैठेगा। हम यहाँ लिखेंगे अंगूर, यहाँ पे भी गूर, यहाँ पे भी गूर, तो दोनों में तुक बैठेगा, लंगूर अंगूर। पंजा, पंजा के साथ किसका तुक बैठेगा, गंजा, तो हम यहाँ लिखेंगे गंजा, गंजा, पंजा गंजा। डंडा के साथ किसका होगा और तुक बैठेगा, किस चित्र का, यहाँ पे चित्रों में अंडा दिया गया है तो हम लिखेंगे अंडा। डंडा के साथ तुक बैठेगा अंडा, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडा। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, आखिरी 3 अक्षर वाले शब्दों में आखिरी 2 शब्द एक ही जैसे हैं दोनों शब्दों में, तो इसे हम जब पढ़ते हैं लंगूर अंगूर तो तुक एक सा होता है, गूर गूर, लंगूर अंगूर, पंजा गंजा, डंडा अंडा। अंदर, अंदर के साथ हमारे पास बैठेगा बंदर, बंदर का भी चित्र दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे बंदर, बंदर। उसके बाद अगला शब्द है लंबा, लंबा के लिए बचा खंबा। तो बच्चों यहाँ पे बा है, वहाँ भा है, लेकिन स्वर या ध्वनि एक ही आ रही है। वहाँ पे ध्वनि दोनों की एक है इसलिए तो वहाँ पे भी बैठ रहा है। तो लंबा के साथ हम लिखेंगे खंभा, खंभा, लंबा के साथ हो गया खंभा। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने तुक वाले शब्द लिखे। तो बच्चों ये होते हैं तुक वाले शब्द, जहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में जो ध्वनि होती है एक ही होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अंगूर पढ़ा, लंगूर, पंजा गंजा, अंडा डंडा अंडा, अंदर बाहर, लंबा खंभा। तो यहाँ पे ध्वनियाँ एक सी आ रही हैं, दोनों शब्दों में तुक बन रहा है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं तुक वाले शब्द। तो यह था जो हमने कल पढ़ा था। हम आगे का अभ्यास करेंगे जो हमारा आज का अभ्यास है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास कुछ अभ्यास हैं जिसमें हमें चित्र दिए गए हैं, चित्रों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे चित्रों के नाम लिखो, चित्रों के नाम लिखो, चित्रों के नाम लिखो। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र बच्चों पहचानते हैं आप, पहले चित्र पहचानिए फिर उसके बाद उसके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला चित्र है बंदूक का, तो हम लिखेंगे उसके नीचे बंदूक। पहला शब्द है या पहला चित्र है बन, बन के ऊपर अंग की मात्रा है, द के ऊपर बड़े ओ की मात्रा है, क, बंदूक। ये है बंदूक, बंदूक। दूसरा चित्र हमारे पास जो है वह है कंघा, यहाँ पे भी अंग की मात्रा है, क पे अंग की मात्रा, घ घा, कंघा। इसको हम बोलेंगे बंदूक, ये है कंघा। उसके पास तीसरा चित्र हमारे पास है, तीसरे चित्र में हमारे पास है पतंग, पतंग, पतंग। अंग की मात्रा कहाँ है, त पे है, पतंग, पतंग। उसके बाद चौथा चित्र हमारे पास है पंखा, हाथ से डुलाने वाला पंखा, यहाँ लिखिए पंखा, पंखा, पंखा। बंदूक, बंदूक, कंघा,
पंखा, पतंग पतंग, पंखा पंखा, बंदूक बंदूक, पंखा पंखा, पतंग पतंग, पंखा पंखा। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनके यहाँ पे चित्र दिए गए थे, हमने चित्रों को देखा और उसके नाम लिखे। उसके बाद बच्चों अगले पृष्ठ में हमारे पास कुछ और शब्द हैं, तो यहाँ पे चित्रों को देखकर नाम के साथ मिलाना है। तो एक कॉलम में हमें यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है और दूसरे कॉलम में हमारे पास नाम है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्योंकि यह चित्रों के साथ है तो हम इसका मिलान करेंगे। तो सबसे पहला चित्र हमारे पास है सितार, हारमोनियम। सबसे पहला चित्र हमारे पास है हारमोनियम, तो हम उसको हारमोनियम हारमोनियम यहाँ पे है हमारे पास हारमोनियम। तो बच्चों पहला चित्र हमारा हारमोनियम है और आखिरी शब्द है हारमोनियम। जहाँ पे शब्द दिए गए हैं, जहाँ पे शब्द लिखे गए हैं या नाम लिखे गए हैं, आखिरी जो है हमारा वह हारमोनियम का है। तो हम यहाँ पे पहले को हम आखिरी के साथ मिलाएंगे, पहले को हम आखिरी के साथ मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसकी हारमोनियम का नंबर है 6। तो पहले के सामने पहले नंबर में हमें हारमोनियम का चित्र बना हुआ है, तो पहले को हम छठे के साथ मिलाएंगे जहाँ पे उसका नाम हारमोनियम लिखा हुआ है। तो आपको चित्र देखकर पहचानना है और जहाँ नाम लिखा है उसके साथ मिलान करना है। उसके बाद दूसरा चित्र बच्चों हमारे पास है सितार का। दूसरा चित्र हमारे पास क्या है? सितार का। तो हारमोनियम हमें 5वें नंबर पे है और दूसरा चित्र है हमारे पास सितार का। सितार हमारे पास है 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे बच्चों 6ठे नंबर पे है सितार, तो हम इसको सितार को 6ठे नंबर पे मिलाएंगे। सितार चित्र बना है दूसरे नंबर पे, सितार का चित्र बना है दूसरे नंबर पे और नाम लिखा है 6ठे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे जहाँ पे चित्र बना है उसे हम 6ठे नंबर से मिलान करेंगे। तो यह हो गया सितार। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, ये सारे चित्र देखकर आप देख सकते हैं ये सब वाद्य यंत्र है। यह गाने बजाने वाले यंत्र हैं जिन्हें हम बजा करके गाना गाते हैं या हम ध्वनियाँ निकालते हैं, विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वाद्य यंत्र। तो जिसे इंग्लिश में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारे वाद्य यंत्र हैं जिनके नाम के साथ हमें इन्हें मिलाना है। एक कॉलम में इनके चित्र दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में यहाँ पे हमें इनके नाम दिए गए हैं। तो चित्रों को पहचान कर नाम के साथ मिलान करना है। तो बच्चों पहला चित्र हमारे पास था हारमोनियम। हारमोनियम दिया है 5वें नंबर पे। दूसरा चित्र था सितार का, सितार दिया है 6ठे नंबर पे। तीसरा चित्र है तबले का। तीसरा चित्र किसका है? तबले का। तो हम तबला लिखा है पहले नंबर पे, पहला नंबर है तबला, नाम लिखा है तबला पहले नंबर पे, तो हम उसको पहले से मिलान करेंगे। तीसरा यहाँ पे नंबर जो ये चित्र का है, तीसरा नंबर चित्र का है जहाँ तबले का चित्र बना हुआ है। तबले के चित्र के साथ हमको यहाँ पे मिलान करना है। नाम लिखा है दूसरे कॉलम में पहले नंबर पे, तो हम तबला जहाँ लिखा है उसके साथ मिलान करेंगे। उसके बाद में हमारे पास चौथे में हमारे पास है बांसुरी और बांसुरी लिखा है हमारा 4थे नंबर पे। तो यहाँ पे हम बांसुरी के साथ मिलान करेंगे। बांसुरी के साथ मिलान करेंगे। हम 4 के सामने ही बांसुरी लिखा है, तो 4 को 4 से मिलान करेंगे। 4 पे हमें बांसुरी का चित्र बना हुआ है और दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम 4 पे हमें बांसुरी का चित्र बना हुआ है, दूसरे कॉलम में हमें बांसुरी लिखा हुआ है। तो यहाँ हम 4 को 4 से मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है गिटार। 5वें पे हमारे पास है गिटार। तो गिटार हमारा लिखा है दूसरे नंबर पे, तो हम इसको गिटार के साथ मिलाएंगे। गिटार। यहाँ पे हम 5वें जगह पे जो चित्र बना है वह गिटार का है और नाम लिखा है दूसरे कॉलम में दूसरे जगह पे, तो हम इन दोनों को 5वें और दूसरे का मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है छठे में बच्चों हमारे पास चित्र है ढोलक का और ढोलक लिखा है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे ढोलक को हम चित्र जहाँ ढोलक, तो ढोलक को हम तीसरे नंबर पे जो ढोलक लिखा है
नाम ढोलक तीसरे नंबर पर लिखा है, उसके साथ मिलान करेंगे। तो बच्चों इस तरह से वह हमारा अगला अभ्यास, जिसमें हमें चित्रों को नाम के साथ मिलान करना था। तो पहला चित्र था हारमोनियम का, तो हमने 5वीं जगह पे हारमोनियम लिखा था, हारमोनियम के साथ मिलाया। दूसरा चित्र सितार का था, तो हमने सितार के साथ मिलाया। तीसरा चित्र था तबला का, तो हमने तबले के साथ मिलाया। चौथा चित्र था बांसुरी का, चौथे पे बांसुरी दोनों चौथे पे, चित्र भी चौथे पे था, नाम भी चौथे पे था, तो हमने चौथे पे बांसुरी के साथ मिलाया। उसके बाद है गिटार को भी हमने 5वीं के साथ मिलाया। उसके बाद है ढोलक बना था छठे जगह पे स्थान पे, तो हमने ढोलक के साथ मिलाया। तो बच्चों यह हुआ हमारा अगला अभ्यास। इसके बाद बच्चों जैसा कि हर बार होता है, हमारे पास है एक कविता। बच्चों यहाँ पे एक कविता है और बहुत अच्छी सी कविता है, बहुत ही मनोरंजक कविता है, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे है चंगी नहीं लड़ाई। चलिए तो हम इस कविता को आज पढ़ते हैं। अंग की मात्रा से हर पाठ के बाद एक कविता दी गई है, उसी तरह यहाँ पे अंग की मात्रा में भी एक कविता दी गई है। पाठ के अलावा एक कविता दी गई है, चंगी नहीं लड़ाई। तो बच्चों चंगी मतलब क्या होता है? चंगी नहीं लड़ाई का मतलब क्या होता है? चंगी नहीं लड़ाई का मतलब क्या होता है? चंगी नहीं लड़ाई मतलब अच्छी नहीं लड़ाई। बच्चों लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, तो वही यहाँ पे शीर्षक है, चंगी नहीं लड़ाई। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या आप अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करते हो? अपने क्लासमेट्स के साथ लड़ाई करते हो? आपके आसपास जो लोग हैं जो आपके साथ खेलते हैं, आप उनके साथ लड़ाई करते हो? नहीं, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं इस कविता में हमें किस तरह से बताया गया है कि लड़ाई अच्छी नहीं होती। तो यह एक कविता है, कविता। तो बच्चों यहाँ पे हमें अंग की मात्रा का पाठ हमने पढ़ा, जाखू मंदिर। उसके बाद पाठ में के अंत में हमारे पास एक कविता है, चंगी नहीं लड़ाई। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों भालू बंदर की हुई लड़ाई, बंदर ने एक लात जमाई, भालू झटका मारा पंजा, बंदर भैया हो गया गंजा। डंडा लेकर बंदर आया, जोर लगाकर एक जमाया, उछला भालू डंडा खाकर और गिरा बंदर पर जाकर। बंदर की बस टूटी टांग, भालू की भी बच गई जान। समझ बात उनको यह आई, चंगी होती नहीं लड़ाई। तो बच्चों यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई हो रही है? इस कविता में दो जानवर हैं। कौन है वो? एक है भालू, दूसरा है बंदर। तो लड़ाई किसके बीच में हो रही है? भालू और बंदर के बीच में लड़ाई हो रही है। तो पहली पंक्ति में हमें दिया गया है भालू बंदर की हुई लड़ाई। किसकी हुई लड़ाई? भालू और बंदर की। यहाँ पे किसकी लड़ाई हो रही है? भालू और बंदर की लड़ाई हो रही है। बंदर ने एक लात जमाई। जब दोनों की लड़ाई हो रही थी तो बंदर ने क्या किया? भालू को एक लात जमाई। लात का मतलब पैर। उसने अपने पैर से भालू को मारा। इसका मतलब उसने भालू को अपने पैर से मारा। तो यहाँ है बंदर ने एक लात जमाई, भालू झपटा मारा पंजा। जब उसने उसको पैर से मारा या लात से मारा तो वो क्या किया? वह बंदर की तरह झपटा और उसे उसने एक पंजा मारा। बंदर भैया हो गया गंजा। जैसे ही भालू ने बंदर को पंजा मारा वो क्या हो गया? वो गंजा हो गया। गंजा मतलब टकला। टकला मतलब सारे बाल लुच जाना। मतलब उसने पंजा मारा तो उसके सारे बाल उसके हाथ में आ गए और इस तरह से जब सारे बाल सर से निकल गए तो क्या हो गया? वो गंजा हो गया। यह है पहला पैराग्राफ। भालू बंदर की हुई लड़ाई, बंदर ने एक लात जमाई, भालू झपटा मारा पंजा, बंदर भैया हो गया गंजा। तो जैसे ही दोनों में लड़ाई शुरू हुई, बंदर ने एक लात खींच कर के भालू को मार दिया। भालू को गुस्सा आया। भालू ने क्या किया? वह बंदर की तरफ झपटा और मारा पंजा। पंजा मतलब
नाखून बड़े बड़े होते हैं जानवरों के, और उसने ऐसे अपने नाखून से उसको झपट लिया। जैसे उसने झपटा, उसके सारे बाल कहाँ आ गए? भालू के हाथ में आ गए। तो बंदर भैया हो गए गंजा। जब सारे बाल उनके भालू के हाथ में आ गए तो वो क्या हो जाएंगे? गंजा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि जैसे ही भालू ने उसको पंजे से मारा, उसके सारे बाल भालू के हाथ में आ गए और बंदर का क्या हो गया? गंजा हो गया। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं बच्चों। दूसरे चित्र में बंदर जमीन पर नीचे है, उसके ऊपर कौन है? भालू है। डंडा लेकर बंदर आया। जब बंदर गंजा हो गया तो उसे बहुत गुस्सा आई होगी, ठीक है? तो बंदर को गुस्सा आई और वह डंडा लेकर आया। डंडा लेकर बंदर आया, जोर लगाकर एक जमाया। एक जोर लगाकर एक जमाना मतलब उसने खींच करके एक डंडा भालू को मारा। उछला भालू डंडा खाकर, और जब डंडे की चोट भालू के ऊपर पड़ी तो वह उछल गया, मतलब चोट लगने पर वह उछल गया और गिरा बंदर पर जाकर। क्या हुआ? वह बंदर के ही ऊपर जाकर गिर गया। बंदर ने उसको एक खींच करके डंडा मारा और डंडा मारने की वजह से वह खूब कस के उछला और जाकर के बंदर के ऊपर गिर गया। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि बंदर नीचे पड़ा है, उसके ऊपर भालू है। सोचो, इतना भारी भरकम भालू अगर बंदर के ऊपर जाके गिरेगा तो बंदर की क्या हालत होगी? नीचे बंदर, ऊपर भालू। भालू भारी भरकम होता है, कितना भी तो बंदर से बहुत भारी भरकम होता है। अगर वह बंदर के ऊपर गिरेगा तो बंदर तो एकदम पिचक जाएगा ना। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि बंदर के ऊपर वह जाकर के गिर गया। आखिरी चित्र में हम देखते हैं बंदर की बस टूटी टांग। अब इतना भारी भरकम भालू उसके ऊपर गिरेगा तो टांग क्या, उसकी तो पूरी हड्डी टूट जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी टांग टूट गई। अब देखो, डंडा लेके लड़ाकर बंदर चल रहा है, भालू की भी बच गई जान। मतलब भालू को भी बहुत चोट लगा, लेकिन बस समझ लो कि उसकी जान बच गई। किसी तरह से इतना कुछ होने पर भी उसकी जान बच गई, और भालू की भी बच गई जान। समझ बात उनको यह आई, चंगी होती नहीं लड़ाई। अब जब दोनों को चोट लगी, दोनों घायल हो गए, तब उनको जाके समझ में आ गया कि चंगी नहीं लड़ाई। लेकिन बच्चों, पहले उनको समझ में नहीं आया। जब उन्होंने चोट खा लिया, दर्द हुआ, किसी की टांग टूट गई, किसी की जान जाते जाते बच गई, तब इनको समझ में आया कि लड़ाई चंगी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। हमें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें आपस में बात करके अपनी समस्याओं का निवारण करें या समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। हमेशा कभी भी हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? बच्चों बताओ, लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है? दोनों का नुकसान होता है। दोनों एक दूसरे को मारेगा, दोनों ही एक दूसरे को मारेंगे, कोई किसी को छोड़ेगा तो है नहीं। तो इससे दोनों को ही चोट लगेगी। इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें आपसी समझ बूझ के साथ किसी भी समस्या का हल निकालना चाहिए। तो बच्चों, चलिए एक बार फिर हम कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है चंगी नहीं लड़ाई। यहाँ पे हम अंग की मात्रा पढ़ रहे हैं। चंगी में हमारे पास अंग की मात्रा है, बिंदी है च के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं च पे हमने बिंदी लगाई है, चंगी नहीं लड़ाई। तो च पे बिंदी चंगी मतलब अच्छी नहीं लड़ाई। भालू बंदर की हुई लड़ाई, बंदर ने एक लात जमाई। भालू झपटा मारा पंजा, बंदर भैया हो गया गंजा। डंडा लेकर बंदर आया, जोर लगाकर एक जमाया। उछला भालू डंडा खाकर और गिरा बंदर पर आकर। बंदर की बस टूटी टांग, भालू की भी बच गई जान। समझ बात उनको अब यह आई, चंगी होती नहीं लड़ाई। तो बच्चों, जब सब कुछ हो गया, किसी की टांग टूट गई और किसी की जान जाते जाते बची, जब इतना नुकसान हो गया, तब जाकर के उनको समझ में आई कि लड़ाई चंगी नहीं होती, अच्छी नहीं होती लड़ाई। इसीलिए हमें आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान हम आपस में मिलजुल करके बात करके समाधान निकाल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ इस कविता में आने वाले कठिन शब्दों को एक बार लिख करके समझ लेते हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे है, पहला शब्द हमारे पास है भालू। भा ल पे बड़ी की मात्रा लू। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है बंदर।
बंदर, बंदर। उसके बाद तीसरा शब्द हमारे पास है लड़ाई, लड़ाई। भालू, बंदर, लड़ाई। उसके बाद चौथा शब्द है झपटा, झपटा। उसके बाद पांचवा शब्द है पंजा, पंजा। यह भी अंग की मात्रा है यहाँ पे भी। और छठा शब्द हमारे पास है भैया, बंदर भैया, भैया। उसके बाद हमारे पास सातवां शब्द है। सातवें शब्द में हमारे पास है डंडा, डंडा। यहाँ पे भी हमारे पास अंग की मात्रा है। उसके बाद आठवां शब्द हमारे पास है डंडा के बाद उछला, उछला, उछला। यह है उछला। उसके बाद है गिरा, ग पे छोटी की मात्रा गिरा, गिरा। और 10 पे है हमारे पास टूटी, टूटी। यहाँ है टूटी। उसके बाद 11 है। 11 पे हमारे पास है, यहाँ लिखेंगे हम, 11 है टांग। बच्चों चंद्र बिंदु अभी हमने नहीं पढ़ा है, अगले पाठ में पढ़ेंगे टांग। उसके बाद हमारे पास है 12 पे है आई, आई। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमने इस कविता में पढ़े। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं हमारे हर मात्रा में एक कहानी होती है जिसमें हम जो मात्रा पढ़ रहे होते हैं उसी से संबंधित शब्द का इस्तेमाल करके कहानी बताई जाती है। उसके बाद छोटी या बड़ी हर कहानी के बाद एक कविता भी होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कविता है। इस कविता में भी हमने कुछ अंग की मात्रा के शब्दों को देखा, पढ़ा और समझा। तो यह कहानी जो ये कविता दी है हमने आज पढ़ी, यह कविता हर पाठ के बाद कोई ना कोई कविता होती है उस मात्रा से संबंधित, लेकिन इसके साथ कोई अभ्यास नहीं होता क्योंकि यह कविता सिर्फ हमारे मात्रा ज्ञान के लिए होती है और हमें शिक्षा मिलने के लिए होती है। तो जो ये हमने कविता पढ़ी इससे हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़ाई अच्छी नहीं होती है। बच्चों इस कविता से हमें यह पाठ मिला कि कभी भी हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हमें हमारा भी नुकसान होगा और दूसरे वाले का भी नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर बंदर की टांग टूट गई और भालू की भी जान जाते जाते बची। उसे भी काफ़ी चोट आई होगी क्योंकि उसे एक बार खींचकर लात मारी थी बंदर ने, दूसरी बार खींचकर डंडा मारा था और ऊपर से डंडा लगने की वजह से वह धड़ाम से जाकर के बंदर के ऊपर गिरा। तो चोट तो दोनों को ही लगी। तो यहाँ पे दोनों का नुकसान हुआ। तो जब भी हम लड़ाई करते हैं, हम जो भी दो लोग लड़ाई करते हैं या ज़्यादा लोग लड़ाई करते हैं, वहाँ सभी को नुकसान होता है। तो यहाँ पर भी इस कविता में भी दोनों का नुकसान हुआ, इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा इस कविता में कोई अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ हमें मात्रा ज्ञान के लिए था या शिक्षाप्रद कविता थी। तो पहले चलिए जो शब्द हम पढ़ रहे थे इस कविता से संबंधित उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास शब्द है भालू, भालू। बंदर, बंदर। लड़ाई, लड़ाई। झपटा, झपटा। पंजा, पंजा। भैया, भैया। डंडा, डंडा। उछला, उछला। गिरा, गिरा। टूटी, टूटी। टांग, टांग। आई, आई। यह थे कुछ शब्द जिसको आप लिख करके और इनको समझेंगे और याद करेंगे। और इसके बाद चलिए बच्चों वीडियो खत्म करने से पहले एक बार हम फिर इस कविता को पढ़ लेते हैं और आप इस कविता को भी याद करके अपनी कक्षा में सुनाएंगे। तो चलिए इस कविता को एक और बार पढ़ते हैं। चंगी नहीं लड़ाई, भालू बंदर की हुई लड़ाई। बंदर ने एक लात जमाई, भालू झपटा मारा पंजा। बंदर भैया हो गए गंजा। डंडा लेकर बंदर आया, जोर लगाकर एक जमाया। उछला भालू डंडा खाकर और गिरा बंदर पर जाकर। बंदर की बस
टूटी टांग, भालू की भी बच गई जान। समझ बात उनको यह आई, चंगी होती नहीं लड़ाई। तो बच्चों, आप इस कविता को जोर जोर से पढ़ेंगे और याद करेंगे, फिर कक्षा में सुनाएंगे। तो आज इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।